अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना हालिद हियर। हमारे आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ लॉजिक। जैसा कि हम देख चुके हैं प्रपोजिशंस क्या होती हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स किनको कहते हैं। प्रपोजिशंस होती हैं बेसिकली डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, बट इट शुड डिक्लेयर समथिंग। उसके बाद हमने बात की थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की या कनेक्टिव्स की। इनको कनेक्टिव्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट कनेक्ट्स टू आर मोर प्रपोजिशंस। ठीक है। उसके बाद आज हमने जो चीज़ देखनी है वो है लॉज ऑफ लॉजिक। अच्छा, हमने 10 लॉज ऑफ लॉजिक को देखना है। वो 10 लॉज ऑफ लॉजिक कौन कौन से हैं? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, नेगेशन लॉ, डबल नेगेशन लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, अंडर यूनिवर्सल बाउंड लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और नेगेशन ऑफ टी एंड सी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ को। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ में हम करते क्या हैं? हम स्विच कर देते हैं, चेंज कर देते हैं द ऑर्डर ऑफ नंबर्स और लेटर्स। ठीक है। जो टर्म कम्यूट है उसका मतलब होता है स्विच करना। ठीक है। जैसे आम टर्म में हम कहें कि पीपल कम्यूट फ्रॉम होम टू वर्क एवरी डे। ठीक है। तो कम्यूट का मतलब होता है स्विच करना। कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करते हैं, जो दो हमारे कंपोनेंट्स हैं हम उनकी जगह को स्विच कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है। लेकिन वो आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट रहते हैं। बेशक हम उनको स्विच कर दें लेकिन वो लॉजिकली इक्विवेलेंट रहेंगे। उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं? द पैरेंथेसिस शिफ्ट एंड द नंबर्स डू नॉट। एसोसिएटिव लॉ क्या है? जब हम पैरेंथेसिस को शिफ्ट कर देते हैं लेकिन नंबर्स को शिफ्ट नहीं करना। ठीक है। जैसे आप लोग देखें, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? पैरेंथेसिस आर एसोसिएटेड विद द सेकंड टू कंपोनेंट्स। ठीक है। और लॉजिकली इक्विवेलेंट ये किसके आ रहा है? उस चीज़ के जहाँ पे हमारे पैरेंथेसिस जो हैं वो किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं? फर्स्ट टू कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है। लेकिन ये दोनों देखें जो एक्सप्रेशन हैं ये आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। ये चीज़ होती है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड लॉ है वो कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू टू वैलिड रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट। अब वो दो रूल्स कौन से होते हैं वो हमें अलो करेंगे कि हम रीफॉर्मुलेट कर दें कंजक्शंस को और डिसजंक्शंस को विद इन लॉजिकल प्रूफ्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, दो लॉजिकल ऑपरेटर्स या दो लॉजिकल कनेक्टिव्स आप कह सकते हो। ठीक है। वो यूज़ होंगे, मतलब कि आर ने भी यूज़ होना है और एंड ने भी यूज़ होना है। हम करेंगे क्या? जो हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट कंपोनेंट होगा, ठीक है, लेफ़्ट मोस्ट कंस्टिट्यूएंट जो होगा हमारे पास, उसको हमने दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट कौन सा है कंपोनेंट? पी है ना। तो पी को हमने क्या करना है? दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हमने कंपोनेंट की तो बात कर ली कि हमारे कंपोनेंट ने डिस्ट्रीब्यूट होना है। कौन से कंपोनेंट ने? लेफ़्ट मोस्ट कंपोनेंट ने। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑपरेटर की। हमने बोला कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो ऑपरेटर्स को यूज़ करना है। ठीक है। वो दो ऑपरेटर्स, वो दो कनेक्टिव्स कौन से हैं? एंड और आर। अब जो हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट ऑपरेटर होगा उसको हमने दोनों ग्रुप्स में लिख देना है। ठीक है। द ऑपरेटर एंड या फिर कंजक्शन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर व्हाट? ओवर डिसजंक्शन इफ़ एनी गिवन एलिमेंट्स पी क्यू एंड आर। ठीक है। अब जो देखें हमारे पास है ऑपरेटर एंड, उसको हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओवर डिसजंक्शन। ठीक है। हमारे पास ऑपरेटर है ना ये एंड, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किसके के साथ किया है? डिसजंक्शन के साथ। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ हमारे पास क्या है कि अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी प्रपोजिशन का, किसके साथ? टाटोलॉजी के साथ। टाटोलॉजी क्या है? ऐसी प्रपोजिशन जिसकी हर एक ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है। ठीक है। ऐसी
एक प्रपोजिशन जिसकी सारी वैल्यूज़ ट्रू होंगी, अगर हम उसका एंड फाइंड करेंगे किसके साथ, किसी भी प्रपोजिशन के साथ, तो वो किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट आएंगे, उसी आइडेंटिटी के इक्वल, उसी कंपोनेंट के इक्वल, उसी कंस्टिट्यूएंट के इक्वल। ठीक है, ये होती है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। ये जो सारे हम लॉज पढ़ रहे हैं ना, इनको जब आप लोग अप्लाई करेंगे किसी एक्सप्रेशन में तो तब आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास निगेशन लॉ। निगेशन क्या होता है, अगर किसी भी हमने प्रपोजिशन को निगेट करना है तो इसका मतलब है हमने उसका अपोजिट फाइंड करना है। अगर किसी प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो हमने उसको निगेट करना है, तो हमने क्या कर देना है, उसको फॉल्स कर देना है। ये होता है हमारे पास निगेशन लॉ। निगेशन लॉ में हम करते क्या हैं, अगर हमने फाइंड किया कंजक्शन, अगर हमने किसी प्रपोजिशन को, पहले हमने सबसे पहले करना ये है कि हमारे पास लेट्स सपोज प्रपोजिशन है पी, हमने उसका ले लेना है निगेशन। निगेशन जब हम लोगों ने उसका फाइंड कर लेना है तो जब हम उस पर और ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, हम जब उस पर और ऑपरेशन या डिस्जंक्शन करेंगे परफॉर्म, तो वो किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट आएगा, वो हमेशा टाटालॉजी के इक्विवेलेंट आएगा। उसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू हो जाएंगी। और अगर हम उस पर एंड ऑपरेशन फाइंड करते हैं, मतलब कंजक्शन फाइंड करते हैं, तो वो किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट आएगा, हमेशा कंट्राडिक्शन के इक्विवेलेंट आएगा। कंट्राडिक्शन को आप सी से भी डिनोट कर सकते हो, एफ से भी डिनोट कर सकते हो। ये ऐसी प्रपोजिशन होती है जिसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज़ फॉल्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सिक्स्थ लॉ है वो है डबल निगेशन लॉ। अच्छा, डबल निगेशन लॉ तो आप लोगों को नेम से पता लग रहा होगा कि ये इसका क्या सीन है। अच्छा, निगेशन लॉ में क्या है कि अगर आपके पास एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन पी है आपके पास, ठीक है, वो है आपके पास ट्रू, उसकी ट्रूथ वैल्यू आपके पास क्या है, ट्रू। अगर आप उसको निगेट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर आप उसी निगेशन को दोबारा निगेट करोगे तो ऑब्वियसली उसकी ट्रूथ वैल्यू दोबारा से ट्रू हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो प्रपोजिशन पी है, अगर हम उसका डबल निगेशन फाइंड करेंगे तो वो एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट आ जाएंगी। ये होता है हमारे पास डबल निगेशन लॉ। उसके बाद जो चीज़ है हमारे पास वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। अच्छा, आइडेम्पोटेंट लॉ में होता क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ जो है ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। ठीक है, आइडेम और पोटेंट। ठीक है, आइडेम का मतलब होता है सेम और पोटेंट का मतलब होता है पावर। आइडेम्पोटेंट लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने मैथ्स के उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें व्हेन यू यूज टू से ज़ीरो इज़ आइडेम्पोटेंट अंडर एडिशन बिकॉज ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो and both 0 and 1 are idempotent under multiplication because 0 multiplied by 0 is equals to 0 and 1 multiplied by 1 is equals to 1। ठीक है, तो ये होती है आइडेम्पोटेंसी। ठीक है, आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ हैविंग सेम पावर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास दो जो इनपुट्स हैं वो सेम हों, दो इनपुट्स हमारी सेम हों, तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो वही पावर आएगी। एज वी आर स्टडिंग लॉजिक्स, बूलियन लॉजिक हैज़ आइडेम्पोटेंस विद इन बोथ एंड और गेट्स। ठीक है, ये एंड पे भी अप्लाई होती है और पे भी अप्लाई होती है। अ लॉजिकल गेट विद टू इनपुट्स ए विल हैव एन आउटपुट ऑफ ए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स ए आएंगी तो हमारी आउटपुट भी ए ही होगी। ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके बाद हमारे पास जो 8th नंबर पे लॉ है वो है यूनिवर्सल बाउंड लॉ। इसको डोमिनेशन लॉ भी कहा जाता है। यूनिवर्सल बाउंड लॉ को देखने के लिए आप दोबारा उसी सेट थ्योरी पे जाओ। व्हेन यू यूज टू से कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर ए हमारे पास कोई सेट है, लेट्स सपोज हमारे पास जो ए सेट है वो है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 और 2। हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 एंड 3। आपको पता है ना, जितने भी हमारे पास सेट्स होते थे उनका यूनिवर्सल सेट क्या होता था, यूनिवर्सल सेट में वो सारे सेट्स आते थे जो उन सारे सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते थे। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारे पास जो ए है वो है
1 और 2, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1, 2 एंड 3। अगर हम इन दोनों सेट्स का मतलब सेट ए का और यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते थे, कोई भी हम लोग स्किप नहीं करते थे, बस ये करते थे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ थी। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, वो थी हमारे पास, अगर हमारे पास एक सेट ए है और अगर हम उसका इंटरसेक्शन लें किसी एम्प्टी सेट के साथ, ठीक है, अगर हम उसका इंटरसेक्शन लें किसी एम्प्टी सेट का, तो वो किसके इक्वल आता था, एम्प्टी सेट के, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते थे, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट ए है वो हमने क्या बोला कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं उसमें, 1 एंड 2, ठीक है। और अगर हम लोग इसका लेंगे इंटरसेक्शन तो जाहिर है एम्प्टी सेट में तो ना तो 1 है ना ही 2 है, तो इंटरसेक्शन इसका क्या आएगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों जो आपकी ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं इनको एसोसिएट करें प्रेपोजिशंस के साथ और टर्टोलॉजी के साथ, कंट्राडिक्शन के साथ। आप कह लें कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो है हमारे पास टर्टोलॉजी। यूनिवर्सल सेट बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह से हमारे पास टर्टोलॉजी बिहेव करती है, और जो हमारा यूनियन है वो बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से हमारा डिसजंक्शन, हमारा और बिहेव करता है। ये चीज़ें आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है एम्प्टी सेट, उसको बिल्कुल आप इसी तरह समझ लें जिस तरह से अब हमारे पास कंट्राडिक्शन है, ठीक है, जिस तरह से अब हमारे पास कंट्राडिक्शन है। और जो हमारा इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, जिस तरह से अब हमारा कंजक्शन, हमारा एंड बिहेव करता है, ठीक है। तो जो आपके पास यूनिवर्सल बाउंड लॉ है ये है क्या, पी डिसजंक्शन टर्टोलॉजी, पी डिसजंक्शन टर्टोलॉजी किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं, टी के, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास होता था ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, वो किसके इक्वल आता था, यूनिवर्सल सेट के। इसी तरह ये भी बिल्कुल है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है, पी कंजक्शन एफ, ठीक है, ये किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट आएगी, कंट्राडिक्शन के ही लॉजिकल इक्विवेलेंट आएगी। बिकॉज जो हमारा ए सेट था, ठीक है, ए वो उसका अगर आप लोग इंटरसेक्शन लेते थे किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ। मैंने आपको बोला था कि एम्प्टी को आपने कंट्राडिक्शन ही समझना है, ठीक है। तो अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते थे एम्प्टी सेट के साथ तो वो किसके इक्वल आता था, एम्प्टी सेट के। तो अगर हम पी कंजक्शन करेंगे किसके साथ, कंट्राडिक्शन के साथ, तो हमारा आंसर भी कंट्राडिक्शन ही आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल बाउंड लॉ या फिर डोमिनेशन लॉ। उसके बाद 9th लॉ है हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ। अच्छा, एब्जॉर्प्शन लॉ और एब्जॉर्प्शन आइडेंटिटी इज़ एन आइडेंटिटी लिंकिंग अ पेयर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। एब्जॉर्प्शन लॉ में आपने करना क्या है, पहले आपने ट्रुथ टेबल ड्रा कर लेना है, ठीक है, पी का और क्यू का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर और ऑपरेशन फाइंड कर लेना है, ठीक है, डिसजंक्शन फाइंड कर लेना है। जब आपने वो फाइंड कर लिया तो आपने करना ये है, दो कंस्टिट्यूएंट आपने ले लेने हैं, पी और दूसरा कंस्टिट्यूएंट कौन सा होगा, दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, पी डिसजंक्शन क्यू। तो आप देखेंगे कि इसकी जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली वही ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी जो पी की थी, ठीक है। तो ये होता है आपके पास एब्जॉर्प्शन लॉ। उसके बाद है आपके पास जो 10th लॉ है वो है निगेशन ऑफ टी एंड सी, ठीक है। टी क्या है हमारे पास, टर्टोलॉजी। टर्टोलॉजी का आपको पता है कि उसकी सारी ट्रुथ वैल्यूज़ ट्रू होती हैं, कोई भी फॉल्स नहीं होती। और अगर आप ऐसा करेंगे कि टर्टोलॉजी को निगेट कर देंगे, टर्टोलॉजी को निगेट कर देंगे, उल्ट कर देंगे उसका, तो ऑब्वियसली उसकी सारी ट्रुथ वैल्यूज़ फॉल्स हो जाएंगी, कंट्रडिक्शन हो जाएंगी। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ़ के इक्वल आ जाएगा, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्रडिक्शन को। उसके बाद आपके पास अगर हो एफ़,
मतलब कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो अगर आपने उसको निगेट कर दिया तो उसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू हो जाएंगी। तो हम कहेंगे निगेशन ऑफ f इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू t। तो ये हमारे पास थे 10 लॉज। अब हम इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और उनमें हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से लॉज को पुट करते हैं और किस तरह से फिर लॉजिकली इक्विवेलेंस को प्रूव करते हैं।